हेलो, वेलकम टू द क्वांट लैब में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन और वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस के बारे में। इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं। बैक टेस्टिंग से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो मॉडल जो स्ट्रैटेजी है वो ऑलमोस्ट पूरे सारे डेटा को ओवरफिट कर लेता है। ओवरफिटिंग का मतलब इन अ वे याद हो जाता है, उसके अराउंड सेट हो जाता है और हो सकता है बैक टेस्टिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट हो लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में वो काम ना करे। तो काफ़ी जो रिकमेंड करते हैं लोग कि बैक टेस्टिंग करने के बाद पेपर ट्रेडिंग करें, तो ये एक तरीके का फॉरवर्ड टेस्टिंग ही हुआ। तो आज हम लोग ऑप्टिमाइजेशन और वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस को समझेंगे, देखेंगे ये होता क्या है और इसका पाइथन कोड देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। मैं पाइथन, एआई, डेटा साइंस और इन सब को यूज़ करके ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक मैं काफ़ी यूट्यूबर्स का इंट्रोडक्शन यूज़ कर रहा हूँ, बट ठीक है। तो सबसे पहले जो एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट मोटा मोटी जो समरी है मैं वो देते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो अगर किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि जितने भी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर हैं, कैंडिडेट्स हैं, उसका सारा जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है उसको बना लिया जाए और उसका एक सिमुलेशन किया जाए हिस्टोरिकल डेटा पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होता है उसमें काफ़ी रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम एक सिंपल सा मूविंग एवरेज भी लें फॉर इंस्टेंस, तो उसमें मूविंग एवरेज का जो नंबर है, कौन सा मूविंग एवरेज लेना है, दो जैसे क्रॉस ओवर्स हैं, दो क्रॉस ओवर है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, तो जो क्रॉस ओवर है उसमें कौन सा नंबर लेना है, राइट? तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो नंबर है, ये हार्ट होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का। तो ऑप्टिमाइजेशन इज द मेथड जो कि यूज़ करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कौन सा पैरामीटर है जो बेस्ट फिट कर रहा है इस टाइम को। अब इनकरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है? ओवरफिटिंग, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वैल्यू और बेनिफिट्स क्या ऑप्टिमाइजेशन के? ऑप्टिमाइजेशन इफ डन करेक्टली विल रिजल्ट इन अ रोबस्ट ट्रेडिंग मॉडल एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हिस्टोरिकल सिमुलेशन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ये गलत हो जाएगा तो ये ओवरफिट कर जाएगा और ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। एक सिंपल सा वर्क फ्लो समझ लेते हैं कि ऑप्टिमाइज़ करते कैसे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन सेट करना है तो डेटा सैंपल सेट कीजिए। इवैल्यूएशन टाइप देखिए कि कौन सा मेट्रिक लेना है आपको, ड्रॉ डाउन लेना है आपको, शार्पे रेशियो लेना है आपको, कंकरेंट बोल रहा हूँ, कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ फेल्ड ट्रेड्स लेने हैं, बहुत सारे रेशियोज हैं, सॉर्टिनो रेशियो लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवैल्यूएशन का टाइप देखिए। उसके बाद देखिए कि इस ट्रेड से इतना ट्रेडिंग सैंपल जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो या तो डेटा को ट्वीक कीजिए या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को ट्वीक कीजिए। उसके बाद पैरामीटर्स को लीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए, पूरा स्कैनिंग रेंज डिफाइन कीजिए। मतलब अगर मेरा मूविंग एवरेज शॉर्ट में देखना चाहता हूँ 10 से लेकर 50 तक, तो मैं क्या करूँगा, np.arrange 10,50, मतलब हर कॉम्बिनेशन के लिए सारा। तो 10,50 का मतलब 10 के लिए 1 से लेकर 50 तक, सॉरी 10 से लेकर 49 तक, 11 के लिए फिर वैसे ही, फिर 12 के लिए एंड तक। तो ये इतने सारे सर्च स्पेसेस बन जाते हैं और ये एक ग्रिड सर्च, इसको डेटा साइंस की भाषा में बोलते हैं, जो हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो अब ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन, राइट? अब आते हैं वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पे। वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस का मतलब होता है पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन या आउट ऑफ सैंपल ट्रेडिंग। अब आउट ऑफ सैंपल ट्रेडिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए एक हम चार्ट देखते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा डेटा है, नॉर्मल जो हम डेटा को यहाँ पे देख लेते हैं और किसी इमेज में दिख रहा है। हाँ, तो जो हमारा नॉर्मल जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो हम एक स्टार्ट टाइम देते हैं, एक एंड टाइम देते हैं, राइट? तो यहाँ से हमने मान लीजिए 2011 से शुरू किया, यहाँ पे 2023 के अंतिम में अगर हम बैठे हैं, 22 के अंतिम में, 23 में हमने, तो यहाँ तक हम लेंगे, यहाँ तक हम पूरा बैक टेस्ट करेंगे। अब हमने 10 साल का डेटा पे बैक टेस्ट कर लिया, पता चला अगले साल, खैर कोविड तो खैर ब्लैक स्वान हो गया तो उसकी बात नहीं करें, तो अच्छा है।
लेकिन अगले साल कुछ मार्केट सिनेरियोज ऐसे हैं जो फैक्टर इन नहीं थे या कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, तो वो बैक टेस्टिंग उतना रोबास्ट नहीं हो पाता है जितना वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस या फॉरवर्ड टेस्टिंग कर पाता है। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग का तरीका क्या है कि डेटा को आपने कैस्केड कर लिया, तो जो ग्रीन दिख रहा है इसको बोलते हैं इन सैम्पल डेटा, जो रेड दिख रहा है इसको बोलते हैं आउट सैम्पल डेटा। तो हम क्या करेंगे, हम 2011 से अगर बैक टेस्ट 1 करेंगे तो 2011 से 2016 तक हम अपना पूरा सिंगल एक यूनिट मानेंगे, इस पे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और फिर 2017 पे चेक करके देखेंगे कि वो सही हो रहा है कि नहीं। सेम हम धीरे 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 फॉरवर्ड बढ़ते जाएंगे। तो आप देखेंगे एक स्टेयर जैसा हो गया, तो इसी को हम लोग वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस बोलते हैं। तो वाई शुड यू यूज वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन? इसलिए क्योंकि बैक टेस्टिंग एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा तरीका है देखने के लिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ, बट उसका फ्यूचर में कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि आप अनसीन डेटा पे अगर आप अपना स्ट्रैटेजी को रन करके देखते हैं, उससे कुछ हद तक ये समझ में आता है कि आपका स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगा। आप इसको पेपर ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, बैक टेस्टिंग के बाद पेपर ट्रेडिंग जो लोग नॉर्मल प्रोसेस है, बट ये एक मैथमेटिकल तरीका है करने का। उसके बाद इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम लोग जैसे कोड देखते जाएंगे आगे बढ़ेंगे। दो तीन तरीके हैं, जैसे कि कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम बात करेंगे। एक ये होता है ये होता है अनएंकर्ड वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि इन सैम्पल 1 2 3 4 5 आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे गैप बनता जाएगा। एक होता है एंकर्ड, जिसमें पूरा का पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जो है कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी का इन सैम्पल है अगले इटरेशन के लिए अभी का जो आउट सैम्पल है अगले इटरेशन के लिए वो इन सैम्पल होता चला। इस तरीके से आप एंकर्ड या अनएंकर्ड वॉक फॉरवर्ड भी करते हैं। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग कोड पे चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस का कुछ मुझे काफ़ी अच्छी आर्टिकल मिला था। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं जो वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस आंसर करने की कोशिश करता है। पहला है, इज द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रोबास्ट, विल इट मेक मनी इन रियल टाइम? आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मिल गया तो भाई बल्ले बल्ले। उसके आगे हम ये देख सकते हैं कि व्हाट रेट ऑफ रिटर्न विल द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रोड्यूस इन रियल टाइम ट्रेडिंग। अगर कुछ मार्केट में उसके बाद चेंज होता है ट्रेंड, वोलेटिलिटी या लिक्विडिटी में, तो उससे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में कैसा इंपैक्ट होता है, अगेन ये आउट सैम्पल पे करने पे पता चलेगा। और बेस्ट पैरामीटर्स क्या है जो रियल टाइम ट्रेडिंग के लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट दें और मिनिमम रिस्क दें। इसको मेजर करने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं वॉक फॉरवर्ड एफिशिएंसी। एक रेशियो है एक तरीके का, एंड इट्स अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो जो ऑप्टिमाइज किया है उसका एफिशिएंसी है। अब ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, तो इस पे अभी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका थ्योरी पढ़ सकते हैं। आई थिंक ये मैंने जो कंटेंट लिया है ये इस बुक से है। मैं ये यहाँ पे दिखा रहा था, इसको बोलते हैं द इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ये रॉबर्ट पार्डो की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। चैप्टर 10 और 11 से मोस्टली ये कंटेंट लिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानने की है, वो होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि एक मीट्रिक होता है जिसको हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। कोड में देखेंगे डायरेक्शन होगा जो हम लोग बोथ वेज लिखेंगे कि हम आगे भी लॉन्ग भी जा सकते हैं, शॉर्ट भी जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए कोड पे चलते हैं। तो ये जो है मैंने इसको पहले से रन कर लिया है जस्ट टू सेव टाइम इन दिस कॉन्वर्सेशन। तो सबसे पहले सिंपल है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लें। वेक्टर बीटी है, नमपाई है और डेट टाइम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया है हम, अगेन वेक्टर बीटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप मल्टीपल सिंबल्स के साथ ये एक साथ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सिंबल पे किया है, एक टिकर पे किया है जो कि स्टेट बैंक है। स्टार्ट डेट मैंने 2017 से 22 लिया है, 22 जुलाई तक लिया है। जुलाई तक इसलिए लिया है क्योंकि आगे में हम थोड़ा सा अनसीन डेटा को फर्दर कैप्चर करेंगे, उसके लिए मैंने 22 लिया है। अदरवाइज 23 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वीबीटी की सेटिंग है जो मेरा स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज क्या है, रिटर्न्स का कैलकुलेशन में कितने नंबर ऑफ डेज लेने हैं, रैंडम सीड क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, डेटा इज इक्वल्स टू vbt.yahoo finance डेटा। वेक्टर बैकटेस्ट में याहू फाइनेंस, अल्पाका और कपल ऑफ अदर डेटा प्रोवाइडर्स आर बेक्ड इन, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबल, स्टार्ट डेट, एंड डेट और डॉट गेट करने से क्लोजिंग प्राइस, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो आ जाता है। तो मैं सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस ले रहा हूँ, बाकी लेके क्यों अपना डेटा फ्रेम का मेमोरी खाना।
उसके बाद उसको हमने सिर्फ एक प्राइस को प्लॉट किया है, सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो, तो विंडो हमने जनरेट कर ली। तो अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं कि विंडोज़ क्या है, तो विंडोज़ को अगर यहाँ पे प्रिंट करें तो ये पूरा का पूरा 2 से लेके 49 तक सारा बन जा रहा है। फास्ट एम ए, स्लो एम ए, फास्ट एम ए VBT.MA मूविंग एवरेजेस डॉट रन कॉम्बोज कॉम्बिनेशन। बेसिकली इसमें डेटा दे देना है जो कि क्लोजिंग प्राइस है और विंडो दे देना है, तो ये पूरे विंडो में सबका कॉम्बिनेशन सबके साथ बैठाते चला जाएगा। अगर इसको देखना है तो अच्छा, ये तो एक इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद हमने एंट्रीज ले ली है, एंट्रीज फास्ट एम ए क्रॉस अबव, स्लो एम ए तो लॉन्ग हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद हमने एक पोर्टफोलियो लिया, सिग्नल लिया, फिर उसको डेटा दे दिया, एंट्रीज दे दिया जो ऊपर कैलकुलेट किया, एग्जिट ले लिया, फ्रीक्वेंसी 1 डे, डायरेक्शन बोथ। अब ये डायरेक्शन बोथ मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कर लेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है जो मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने बोला है कि मूविंग एवरेज के अलावा भी स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आई थिंक स्ट्रैटेजी कोई भी हो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एंट्री और एग्जिट पे खेलना है। तो जो वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस है वो एंट्री और एग्जिट और पोर्टफोलियो का इनपुट ले रहा है, उसको बिहाइंड द सीन स्ट्रैटेजी क्या है उससे मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एंट्री या एग्जिट से मतलब है। तो अगर आप इस लॉजिक के बीच में कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी भी डालेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे उसका एंट्री और एग्जिट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और जैसे ही आप वो कैलकुलेट करेंगे बाकी का कोड सेम चलेगा। और उसके लिए वो स्ट्रैटेजी पे बेस है, सारी स्ट्रैटेजी कवर नहीं की जा सकती है, इसलिए इस पे मूविंग एवरेज सबसे सिंपल है। उसके बाद पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू VBT.portfolio, सिग्नल से फ्रॉम सिग्नल्स, डेटा इज डेटा जो हमने डाउनलोड किया, क्लोजिंग प्राइजेस SBI का, एंट्रीज एग्जिट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डे, आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं ये चाहिए तो एनालिसिस के लिए, डायरेक्शन इक्वल टू बोथ। थोड़े नंबर्स जनरेट कर लेते हैं। अब ये MA1 MA2 में अलग अलग है, अब इसमें जो टोटल रिटर्न है उसके बेसिस पे हमने सॉर्ट कर लिया है। बहुत लंबा ये डेटा फ्रेम बनने वाला है, ये जैसे 2 के साथ जिसका जो कॉम्बिनेशन अच्छा बनता जा रहा है। तो जो सबसे ख़राब है वो 31 36 है, आई थिंक माइनस में है रिटर्न, और जो सबसे अच्छा है वो 2 और 18 के साथ है। अब इसका ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हो सकता है इसने ओवरफिट कर लिया हो, और यही एक चैलेंज है। तो अगर हम इसको ट्राई करके देखेंगे तो हमने क्या किया है, हम थोड़ा सा अनसीन डेटा लेके आते हैं 2022-1 से, थोड़ा सा डेटा का ओवरलैप है बट स्टिल चलता है। 2023 तक देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कितना अच्छा चला है। स्टेट बैंक पे एक्चुअली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर काम कर जाता है सरप्राइजिंगली, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू में भी देखा है, आप डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2022-7 जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसको 7 महीने का डेटा पता है हिस्ट्री के बेसिस पे, बट यहाँ पे देखते मतलब 1 साल का लगभग मोटा मोटी डेटा अनसीन है। तो 1.5 साल में 6 महीने का डेटा के ऊपर स्ट्रैटेजी ने देखा हुआ है, और जो अनसीन या आउट ऑफ सैम्पल इस केस में बोल सकते हैं वो ये है। तो 2 और 18 का कॉम्बिनेशन अच्छा आ रहा था, तो हमने उसी के ऊपर एक फिर से पोर्टफोलियो बनाया और देखा तो 19% रिटर्न आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड, आई वुड से अच्छा है। तो ये भी एक तरीका है, आई वुड नॉट डिनाई कि ये नहीं है, ये भी आपने अच्छे तरीके से हमने जनरेट किया है पोर्टफोलियो। अब हम आते हैं वॉक फॉरवर्ड पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ये कोड सबसे, ये एक लाइन है इस वीडियो का हार्ट है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो स्प्लिट द डेटा इनटू रोलिंग विंडो, सी द चार्ट। अच्छा, चार्ट लिखना था, चार्ट लिख दिया। तो एक फिगर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिगर वैसा ही है जो इन सैम्पल आउट सैम्पल। तो पहले चार्ट्स के थ्रू देखते हैं कि ये क्या है। इसको अगर हम बाहर में कहीं खोल सकते हैं क्या, तो कुछ और ही खुल गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हमने नंबर ऑफ सैम्पल्स 20 जनरेट किए हैं, तो n इज इक्वल्स टू 20। तो ये अब देखेंगे यहाँ पे 20 सैम्पल्स आ गए। तो ये क्या हुआ है, ये रोलिंग स्प्लिट हुआ है डेटा के साथ। तो जो हमारा डेटा है फ्यूचर, कौन सा डेटा पे मैंने ये जनरेट किया है, 22 से 23 का, ठीक है। जो हमारा डेटा है 1.5 साल का, उसके में रोलिंग है। विंडो लेंथ 360 है और 100, तो 360 मतलब इसमें लेफ़्ट टू राइट का स्टेट होता है। तो एक बेसिकली 252 ट्रेडिंग डेज को लेके 108 लेफ्ट में लिख दिया, तो 108,
252 हो गया और इसका एक प्लॉट बना दिया। तो ये प्लॉट जो है ये दिखा रहा है कि इन सैम्पल क्या है, आउट ऑफ सैम्पल क्या है। अब सारे इन सैम्पल को हमने क्या करना है, अलग कर लेना है और इसके ऊपर वही स्ट्रैटेजी चलानी है। तो अब हमने वो डेटा भी देख लेते हैं किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्स वेरिएबल में डाल देंगे, प्लॉट इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट बहुत सारे डेट्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्प्लिट इज इक्वल्स टू 19, लेंथ इज इक्वल्स टू 108 एक्सेट्रा। तो अब ये जो आउटपुट जो जनरेट हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 वेरिएबल्स बन रहे हैं, इन सैम्पल प्राइसेस, इन सैम्पल डेट, आउट सैम्पल प्राइसेस, आउट सैम्पल डेट। अब इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया है, इन सैम्पल जो प्राइसेस हैं इसको यूज़ कर लिया है। सेम np.arrange वो 2,50 वाला कॉन्वर्सेशन है, ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं कि सारे कॉम्बिनेशन रन करके कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा है। उसके बाद फास्ट MA स्लो MA कैलकुलेट किया सेम तरीके से, सिर्फ द डिफरेंस इज कि हमने इस बार डेटा पूरे डेटा पे चलाने के बदले सिर्फ इन सैम्पल पे चलाया है। तो जैसे जैसे इन सैम्पल पे चलाएंगे तो आपको वो सेम पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम इस बार एक शार्पे रेशियो बना लेते हैं और शार्पे रेशियो के बेसिस पे एक सॉर्ट करके देख लेते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा सबसे अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो 17-18 जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है, 29 अच्छा वर्क कर रहा है, जो कि और ये अलग अलग सैम्पल के लिए है। तो अलग अलग सैम्पल का, तो फर्स्ट सैम्पल का 17-18 है, दूसरे में 29 किया, फिर 17-18 किया, फिर 17-18 किया। अब इसमें नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट कैसे करें, राइट। तो ये आपको मिल गया। अब इसी को आप आउट सैम्पल पे लगा के देखिए कि ये वाला जो आया है उसी इंडेक्स पे ज्वाइन करके लगा के देखिए कि कितना रिटर्न दे पा रहा है अनसीन डेटा पे। अब इससे ये पता चलेगा कि कौन सा वाला जो स्ट्रैटेजी बना है, कौन सा वाला जो कॉम्बिनेशन है इस वेरिएबल्स का, वो अच्छे से काम कर रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बात करना चाहता था। आई थिंक इसमें मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था जो कि तो हाउ डू यू एनालाइज द वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो आपने रिजल्ट आ गया, आपको समझ में आ गया कि इन सैम्पल पे ये काम कर रहा है, आउट सैम्पल पे ये काम कर रहा है। सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मत देखिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी को ये देखना चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स जो रेशियो बन रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, लेकिन आप ये भी देखना चाहते हैं कि किस किस समय पे वो स्ट्रैट नंबर काम कर रहा है, कि ये स्ट्रैटेजी कब काम कर रहा है। आपको सिंस वो टाइम रेंज मिल जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट में जाके देख सकते हैं कि ये कौन सा टाइम है, आपको पूरा टाइम विंडो पता है कि ये कौन सा 365 दिन को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे मार्केट कैसा था, राइट। तो लुक फॉर पैटर्न्स इन योर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टाइप ऑफ ईयर्स में है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डेज में है, कुछ सर्टेन मंथ्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है कि वॉक फॉरवर्ड कर लिया तो भाई अब प्रॉफिट और पैसे ही छाप रहे हैं, लेकिन काफ़ी क्लोज ले जाता है जो आपको साइंटिफिकली समझने में कि अपने डेटा को कि कैसे यूज़ करें और कैसे वर्क करें। तो फॉर दिस वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।